Hello everyone, welcome to your history class. Today we'll start 11th chapter of 12th history. The name of the chapter is Rebels and Daras, the revolt of 1857 and its representations. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री में हुए एक बहुत बड़े रिवोल्ट जो कि 1857 में हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस रिवोल्ट में हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो ऑर्डिनरी मैन है, किंग हैं, क्वीन हैं, एम्परर्स हैं, जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, इवन मौलवीज, प्रीस्ट और ट्राइब्स ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई हाँ, अब हमें ब्रिटिश रूल से फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन फिर कुछ कमियां रही इस रिवोल्ट में जिसकी वजह से ये रिवोल्ट जो है फेल हो गया था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्यों इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया गया था, कैसे स्टार्ट किया गया था और फिर किन कमियों की वजह से ये फेल हो गया था। 10 मई 1857 के लेट आफ्टरनून को जो मीरूत कंटेनमेंट के सिपाही थे उन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले ये रिवोल्ट जो है नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद जल्दी ही कैवलरी और सिटी में फैल गया था। ऑर्डिनरी लोग चाहे वो टाउन से हैं या फिर उसके आसपास के विलेजेस से हैं, सब ने स्पॉइस को ज्वाइन किया। इन स्पॉइस ने सबसे पहले बैल ऑफ आर्म्स मीन्स जहाँ पर उनके आर्म्स, जहाँ पर उनके शस्त्र रखे हुए थे, शस्त्रागार के ऊपर अटैक किया, उसको कैप्चर्ड किया। उसके बाद इन्होंने वाइट लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, उनके जो बंगलोज और प्रॉपर्टीज थे उन्हें बर्न कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोर्ट ऑफिस, ट्रेजरी, इन सब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और प्लंडर कर दिया गया था। टेलीग्राफ लाइन जो कि दिल्ली तक फैली हुई थी उसे कट कर दिया गया था। जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ सैनिकों का ये ग्रुप दिल्ली की तरफ मूव कर गया। अब 11 मई की अर्ली मॉर्निंग ही ये दिल्ली के रेड फोर्ट के गेट पर जा पहुंचे। ये रमजान का महीना था और रमजान का महीना मुस्लिम्स के लिए एक होली मंथ होता है। इस मंथ में वो प्रेयर्स करते हैं और फास्ट रखते हैं। ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जस्ट उन्होंने अभी अपनी प्रेयर्स को फिनिश किया था। सनराइज से पहले जो मील करते हैं इस महीने में वो खाना उन्होंने अभी खाया था और अपने फास्ट को स्टार्ट किया था। तभी उन्हें गेट पर शोर शराबा सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि विंडो के पास बहुत सारे स्पॉइस जो हैं गैदर्ड हैं, इकट्ठे हो गए हैं। उन्हें सिपाहियों ने बताया कि उन्होंने मीरूत में बहुत सारे इंग्लिशमैन को मार दिया है। उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्हें जो बुलेट्स यूज़ करने के लिए दी गई थी उन बुलेट्स के ऊपर काऊ और पिग का फैट लगा हुआ था और उनको यूज़ करने से पहले मुंह के साथ छीला जाता था, जिसकी वजह से उनके फेथ करप्ट हो रहे थे और अपने फेथ्स को, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने इन बुलेट्स को यूज़ करने से मना कर दिया और वहाँ पर इंग्लिश पर्सन्स को मार दिया था। तभी एक और स्पॉइस का जो ग्रुप था उसने दिल्ली में एंटर किया। ऑर्डिनरी लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया। बहुत सारे यूरोपियन को मार दिया गया, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और उसको लूट लिया गया। अब यहाँ पर क्लियर हो गया था कि दिल्ली जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर चली गई है। कुछ स्पॉइस, कुछ सैनिकों ने बिना कोर्ट के एटिकेट्स को फॉलो किए हुए रेड फोर्ट के अंदर एंटर किया। उन्होंने चारों तरफ से बादशाह को घेर लिया था। अब वो एम्परर से अपने ब्लेसिंग्स चाहते थे, मीन्स एम्परर को इस रिवोल्ट का नेता, लीडर बनाना चाहते थे। एम्परर के पास और कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हें सिर्फ एक नॉमिनल लीडर बनाया गया था, मीन्स सिर्फ नाम का लीडर बनाया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे। रिवोल्ट में किसी टाइप का कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे या फिर उसको कैरी आउट भी नहीं कर सकते थे। उन्हें सिर्फ नॉमिनल लीडर बनाया गया था। 12 और 13 मई को नॉर्थ इंडिया में शांति बनी रही थी, पीस वहाँ पर बना रहा था। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि दिल्ली पर रेबल्स ने अटैक कर दिया है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे रेबेलियंस आ गए हैं, तो बहादुर शाह ने अपनी ब्लेसिंग्स इन रेबेलियन को दी और जल्दी ही ये मूवमेंट जो है चारों तरफ फैल गया था। उसके बाद ग्रेटिक वैली में, यानी कि गंगा वैली में जितने भी कंटेनमेंट छावनियों के बाद छावनियाँ जो हैं इस विद्रोह में कूदती चली गई और सिपाहियों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। ओके, और इस तरह से 1857 का ये विद्रोह जो है स्टार्ट हो गया था। पैटर्न ऑफ द रेबेलियन, इस रेबेलियन का पैटर्न क्या था? अगर हम इसके प्लेसेस और डेट्स को देखें तो और इनको एक ऑर्डर में लगाए तो हम देखेंगे कि इसका कोई मेन डेट फिक्स नहीं की गई थी। जैसे जैसे जिस भी छावनी को, जिस टाउन में ये खबर फैली कि भाई हाँ विद्रोह शुरू हो गया है, वैसे वैसे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था और धीरे धीरे जो है
इन छावनियों के सैनिकों ने इस विद्रोह में कूदना शुरू कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ रेबल कर दिया था और सेम पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया था। सेम पैटर्न मीन्स सबसे पहले उन्होंने उनके जो शस्त्रागार थे, जहाँ पर वो आर्म्स रखते थे, अपने हथियार रखते थे, उसको लूटा, उसके ऊपर कैप्चर्ड किया, फिर इंग्लिश मैन को मारा, उसी छावनी में रहने वाले जितने भी इंग्लिश पर्सन थे उनको मारा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मीन्स सेम पैटर्न को फॉलो किया गया था। हाउ द म्यूटिनीज बिगिन, ये रिवोल्ट, ये म्यूटिनीज कैसे बिगिन हुए? अभी हमने देखा कि 10 मई में जब मीरूत में सैनिकों ने बुलेट्स को यूज करने से मना किया तो यहाँ पर ये विद्रोह शुरू हो गया था। इसके बाद जो ये विद्रोह हुआ, इसके लिए सैनिक जो है एक सिग्नल का वेट करते रहते थे। कई जगह पर ये सिग्नल था कि शाम के टाइम पर फायरिंग की जाती थी, कई जगह पर बिगुल को बजाकर ये सिग्नल दिया जाता था। जैसे ही ये सिग्नल मिलता था, सबसे पहले सैनिक जो है शस्त्रागार के ऊपर अटैक करते थे, उसको सीज्ड कर लेते थे, फिर जो है ट्रेजरी को प्लंडर करते थे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, इन सब को प्लंडर्ड करते थे, मीन्स उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। और उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे हुए होते थे इन रिकॉर्ड्स को जला देते थे। हर एक चीज़ और हर कोई जो कि इन वाइट लोगों से रिलेट करता था उसे टारगेट बनाया गया था, मीन्स उन सबको मार दिया गया था। हर एक चीज़ जो इनसे रिलेट करती थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। यहाँ पर विद्रोह के जो प्रोक्लेमिनेशंस थे, मीन्स जो घोषणाएं थी, वो हिंदी, उर्दू, पर्शियन, हर एक लैंग्वेज में, हर एक सिटी में हुई, ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर फिरंगी रूल को ख़त्म कर सके। फिरंगी यहाँ पर अंग्रेजों के लिए यूज़ किया जाता था, ये एक पर्शियन वर्ड था जो कि अंग्रेजों की इंसल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। सो हिंदू मुस्लिम जो है सभी मिलकर फिरंगी रूल को ख़त्म कर सकें, इसीलिए हर एक लैंग्वेज में घोषणाएं, प्रोक्लेमिनेशंस की जाती थी। ऑर्डिनरी लोगों ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन कर लिया था। ऑर्डिनरी लोगों ने जब इसको ज्वाइन किया तो उन जो सिटीज़ में रहने वाले अमीर लोग थे, रिच पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उनको भी निशाना बनाया गया था, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग जो ये किसान थे ये इन्हें कंपनी का एक एजेंट की तरह ही देखते थे। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में तो इनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। इनके घरों को पहले लूटा गया, फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो भी इनकी अथॉरिटी और हिरार्की थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। सो इस तरह से यहाँ पर ये रिवोल्ट होना शुरू हो गया था। In the month of May and June, the British had no answers to the actions of the rebels. ये जो rebels थे उनके एक्शंस के आंसर करने का इनके पास कोई तरीका नहीं था। इस टाइम पर तो ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ और अपने घरों को बचा रहे थे। जैसे कि एक ब्रिटिश ऑफिसर ने नोट किया और लिखा कि कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। हम इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ब्रिटिश रूल इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है जिस तरह से कार्ड से बना हुआ एक घर कोलैप्स्ड, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ऑर्डिनरी लोगों का इसके ऊपर क्या अफेक्ट हुआ? ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा था इसके ऊपर, इसकी वजह से ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के ऊपर क्या अफेक्ट हुआ? यहाँ पर एक न्यूज़पेपर प्रिंट दिया गया है जिसको कि 14 जून 1857 में उर्दू अखबार में प्रिंट करवाया गया था। इसमें लिखा गया है कि बाज़ारों में वेजिटेबल्स और स्पिनच नहीं मिल रही हैं। पीपल जो है कद्दू यानी कि पम्पकिन और ब्रिंजल्स के लिए शिकायतें कर रहे हैं, वो कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। पटैटोस और यम कहीं कहीं पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये स्टिल बासी और रोटन है, गली सड़ी हुई है, क्योंकि वेजिटेबल वेंडर्स ने, ग्रोवर्स ने इनको स्टोर करके रखा था, जिसकी वजह से ये सड़ गई हैं। हाँ, शहरों में कहीं कहीं पर गार्डन्स में कुछ चीज़ें दिखाई देती थी, कुछ सब्जियां दिखाई देती थी, लेकिन वो सिर्फ रिच लोगों के लिए थी। पुअर और मिडिल क्लास तो उन्हें खरीद नहीं सकते थे, उन्हें देखकर सिर्फ और सिर्फ अपने लिप्स पर लिख करके रह जाते थे, मीन्स अपने होठों को चाट कर रह जाते थे, मुंह में जब पानी आ जाता था उन्हें देखकर। ओके, आगे लिखा हुआ है एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बुरा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो पुअर लोग थे, जो कि वाटर कैरियर्स थे, मीन्स पानी को भर कर लाते थे, रिच लोगों के लिए उन्होंने पानी को भरना बंद कर दिया था। अब रिच लोग
खुद पानी भरने के लिए जाते थे और पानी भरने के बाद ही अपने घरों में खाना बनाते थे। शहर में किसी टाइप का कोई काम नहीं हो रहा था, किसी को कोई आमदनी नहीं हो रही थी। मीन्स हर एक लोग जो है, मीन्स हर कोई जो है गरीब 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 होता चला जा रहा था। आगे लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यहाँ पर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएंगी। डिके, डेथ और डिजीज चारों तरफ फैल जाएंगी। इवन वो सिर्फ सिटी लाइफ को ही स्पॉइल नहीं करेंगी, आसपास का जो एरिया है उसको भी स्पॉइल करेंगी। एपिडेमिक भी यहाँ पर फैल सकता है, मीन्स महामारी भी फैल जाएगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो। सो ये सारी अफेक्ट जो है ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ पर हो रहे थे। नेक्स्ट है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन कैसे होता था इन रेबेलियंस के बीच में। अब जो ये सिमिलर पैटर्न यूज़ किया जाता था, ये पैटर्न वैसे तो नहीं यूज़ किया जा सकता, मीन्स कोई ना कोई प्लानिंग जरूर होती थी। तो क्वेश्चन ये अराउज होता है कि ये प्लानिंग क्या होती थी और कौन जो है इन प्लानिंग्स को करते थे, प्लानर्स कौन होते थे और किस तरह से यहाँ पर मैसेजेस को दिया जाता था। ठीक है, तो इसी में एक जो है यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अलग अलग जो कंटेंटमेंट थी उनके जो स्पॉय थे उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बना हुआ था। जब 7th अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई में नई जो बुलेट्स आई थी उनको यूज़ करने से मना कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को एक लेटर लिखा। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने फेथ को बचाने के लिए इस चीज़ के लिए मनाही की है और 48 इन्फेंट्री के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जो ये सिपाही और उनके जो मैसेंजर्स होते थे वो एक जैसे दूसरी जगह पर आते रहते थे और इस विद्रोह के बारे में बातें करते रहते थे। अब विद्रोह की बनावट मीन्स किस तरह से जो विद्रोह हैं और उन साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि भाई हाँ प्लानिंग तो कोई ना कोई की गई थी, लेकिन जो एविडेंसेस हमारे पास हैं वो सीधे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक इवेंट यहाँ पर बताया गया है कि जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह से ये लोग इन एक्शंस की प्लानिंग किया करते थे। यहाँ एक 41 नेटिव इन्फेंट्री जो कि ये जो विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की जो सुरक्षा थी उसका जिम्मा भारतीय सैनिकों के ऊपर था, भारतीय सिपाहियों के ऊपर था। जहाँ कैप्टन हियरसे तैनात था वहीं पर 41 नेटिव इन्फेंट्री भी थी। इन्फेंट्री ने मिलिट्री से ये रिक्वेस्ट की कि वो हर एक ऑफिसर को, वाइट पर्सन को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए हियरसे को भी या तो वो ख़त्म कर दें या फिर हमें सौंप दें। मिलिट्री ने ये दोनों ही बातें मानने से मना कर दिया था और जब मना किया गया तो यहाँ पर सैनिकों की एक पंचायत हुई थी। इस पंचायत में सभी मेन ऑफिसर्स, जो सैनिकों के जो लीडर्स थे वो इन्वॉल्व हुए, सैनिक भी इन्वॉल्व हुए। ये ऐसी पंचायतें रात के टाइम पर की जाती थी और वो एक दूसरे से जो है सलाह करते थे। इट मीन्स इससे ये बात तो क्लियर है कि सभी लोग इकट्ठा होकर ही प्लानिंग किया करते थे और प्लानिंग के बाद जो भी रिजल्ट आता था उसको वो फॉलो किया करते थे। ठीक है, ये जो पंचायतें होती थी वो कहाँ पर होती थी, जहाँ पर सैनिक रहा करते थे, स्पॉय लाइन्स में हुआ करती थी। स्पॉय लाइन्स में एक ही क्लैन के लोग रहा करते थे, वो कॉमन रिचुअल्स और कॉमन लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे और सेम कास्ट से रिलेट करते थे और यहीं पर बैठकर वो अपनी प्लानिंग करते थे और अपने फ्यूचर को डिसाइड करते थे और इस तरह से स्पॉयस जो है अपनी प्लानिंग्स को आगे बढ़ाते थे और रेबेलियन को भी आगे बढ़ाते थे। नेक्स्ट है लीडर्स एंड द फॉलोअर्स। अब ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इतने बड़े रूल से, इतने बड़े ब्रिटिश रूल से निपटने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स नहीं होंगे तो उनसे नहीं निपटा जा सकता है। ठीक है, कई बार ये जो लीडर्स थे उन्हें लोगों को लीडर्स बनाया गया जो पहले भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी लीडरशिप कर चुके थे। उनमें से एक एग्जाम्पल हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि मीरूत के जो स्पॉय थे वो सीधे एम्परर के पास गए और एम्परर को उन्होंने इस रिवोल्ट की लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए बोला। पहले तो इस लीडरशिप को एम्परर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इस एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि जैसे ही बहादुर शाह ने इस एक्शन के बारे में सुना तो वो डर गए थे। लेकिन जब सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया था, रेड फोर्ट के अंदर ही सिपाही चले गए थे, कोर्ट के एटिकेट्स को
फॉलो किए बिना ही उन्हें डिफेंस कर दिया था और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, तो एम्परर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बना था और उसके बाद उन्हें सिर्फ नॉमिनल लीडर जो है इस रेबेलियन का बना दिया गया था। सेम सीन दूसरी जगह पर भी हुए, जैसे कि कानपुर में नाना साहिब को रेबेलियन का लीडर बनाया गया था, जो कि बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे। उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं थी इस रेबेलियन का लीडर बनने के सिवाय। ठीक है, सेम वैसा ही झांसी की रानी के साथ हुआ, उन्हें भी फोर्सफुली इस रेबेलियन का लीडर बनाया गया था। एक और जमींदार जो कि कुंवर सिंह थे, जो बिहार के अरहा जमींदारी से रिलेट रखते थे, उन्हें भी फोर्सफुली इसका लीडर बनाया गया था। ठीक है, अब अवध के नवाब वाजिद शाह को अंग्रेजों ने मार गिराया था और ये लोग अभी तक भूले नहीं थे उनकी मौत किस तरह से की गई थी। और जब ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ तो उनके बेटे बिरशिज कुदैर को, जो कि एक उनके छोटे सन थे, उन्हें जो है इस रेबेलियन का लीडर बनाया गया था। अब नॉट एवरीवेयर, हर जगह पर कोर्ट से जुड़े हुए जो ये लोग थे, जैसे कि रानी, राजा, नवाब, तालुकदार ही लीडर नहीं बन रहे थे, बल्कि कई जगह पर ऑर्डिनरी लोग भी लीडर बन रहे थे। जैसे कि मीरूत में एक फकीर को देखा गया था जो एलिफेंट पर राइड करता था और मीरूत के जो सैनिक होते थे वो ऑफनली उनसे विजिट करने के लिए जाते रहते थे। और लखनऊ आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ अवध देयर वर मैनी रिलीजियस लीडर्स, और लखनऊ में जब अवध को एनेक्स कर लिया गया, अवध को जीत लिया गया, तो बहुत सारे ऐसे रिलीजियस लीडर्स थे जिन्होंने इस रेबेलियन की लीडरशिप की थी। ओके, और वो लोगों को ब्रिटिश रूल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए प्रीच करते रहते थे। अब ये जो रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने अपनी रिलीजियसिटी को छोड़कर ब्रिटिश रूल को कैसे डिस्ट्रक्ट किया जाए इसके ऊपर प्रीचेस देना शुरू कर दिया था। एल्सवेयर लोकल लीडर्स इमर्स, कई जगह पर लोकल लीडर्स भी इमर्स हुए। कुछ पीजेंट्स, जमींदार और ट्राइब्स ने भी इस रिवोल्ट में भाग लिया। शाह मल, जो कि उत्तर प्रदेश के भारोट परगना से रिलेट करते थे, वो वहाँ के कॉमन लोगों के लीडर बने। गोनू, जो कि एक ट्राइब थे, छोटापुर सिंगम के प्लेस के वो एक ट्राइब थे, कल्टीवेटर थे, और वहीं पर जो है उन्होंने उन ट्राइब्स का सीबूम प्लेस के जो ट्राइब्स थे उनका नेतृत्व किया, उनका लीडरशिप की और रिवोल्ट में वो एक लीडर बने थे। यहाँ पर ये नाना साहिब की पिक्चर दी हुई है। नाना साहिब जो है जब 1857 में इस रिवोल्ट का एंड हुआ और जब उन्होंने देखा कि रेबेलियन को एक्सप्रेस कर दिया गया है, तो नाना साहिब जो है नेपाल की तरफ भाग गए थे। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे सेशंस आपके लिए यूजफुल हैं, देन गिव मी अ थम्स अप, share my videos with your friends and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.